आप सबों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले वैसा प्रश्न होगा जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इस वीडियो में 5 मार्क्स वाले प्रश्न को हम लोग देखेंगे और कुछ MCQ भी देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए 5 मार्क्स वाले प्रश्न को देखने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि वो हम लास्ट में बताने वाले हैं। और हाँ, चैनल के ऊपर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्या बोला गया? फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था। ठीक है, वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? अगर आपको आ रहा है तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका जो ये पैक्ट का जो हस्ताक्षर किया गया था 1955 में किया गया था। माफ कीजिएगा, 95 नहीं, 55 में, 1955 में किया गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि इस देश का नाम आप लोग रटते रहते हैं। अभी हमारे कुछ ही अभी वर्तमान में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिएगा। इसका हम लोग नहीं बताने वाले हैं, आप लोगों को कमेंट करना है। निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का मेंबर्स नहीं है वो आपको बताना है। तो आप सबों को पता है कि आसियान का मेंबर्स कौन नहीं है। तो आसियान का जो मेंबर नहीं है वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, मलेशिया है, ये सब आसियान देश के मेंबर्स हैं, लेकिन सिंगापुर आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि सरकाक का गठन कब हुआ था? मतलब माफ कीजिएगा, सार्क का गठन कब हुआ था? यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा है ना, इंग्लिश में दिया गया, व्हेन वाज द सार्क फॉर्मेट। तो सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का जो गठन किया गया था, सार्क संगठन का, वो 85 में किया गया था, 1985 में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो आपका है, देखिए ऑप्शन में, आर्थिक विकास है और लोगों के स्वास्थ्य, आतंकवादी, मानव अधिकार से। ठीक है, मानव अधिकार से। आगे दिया है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच जी यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिया हुआ, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो सीमा निर्धारित कौन सा रेखा करती है? तो जो सीमा निर्धारित करता है भारत और बांग्लादेश का, जो सीमा निर्धारित करता है वो जो आपका है वो है आपका 3-4 ड्राउंड लाइन, मैकमिलन लाइन, ये भी नहीं है, रेड, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है वो। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? 1962 में युद्ध जो लड़ा था, किसके साथ लड़ा था? माफ कीजिएगा, चीन के साथ लड़ा था ना। 62 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी, चीन के साथ, ऑप्शन नंबर ये में। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया? तो जब आपातकाल लगा था उसमें संविधान संशोधन हुआ था, वो क्या संविधान संशोधन कह सकते हैं आप? तो देखिए 42वां संशोधन जो हुआ था, ठीक है, वो पारित किया गया था, 42वां संशोधन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए यहाँ पे ताड़ी विद्रोह आंदोलन, चिपको आंदोलन, टेहरी बांध और यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो देखिए मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न हम लोग देखे MCQ देखे। चलिए अब सीधा देखते हैं लॉन्ग वाले जो 5 नंबर वाले प्रश्न आपको हम बताए थे, वो प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया गया कि भारत और सोवियत संघ के राजनीतिक संबंधों की विवेचना कीजिए। ये दोनों के बीच जो राजनीतिक संबंध है इसके बारे में बताना है। ये प्रश्न 3 साल पूछा गया, 14, 17 और 18 में पूछा गया था। 1991 ईस्वी के विघटन के फलस्वरूप पृथक हुए 15 गणराज्यों के रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली और साधन संपन्न था। ठीक है, अतः सुरक्षा परिषद में उसे सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में मान्य किया गया तथा उसे सोवियत संघ का स्थान दिया गया
था। ठीक है, भारत ने भी रूस के साथ अपने संबंध वही रखे जो सोवियत संघ ने के साथ रखे थे। रूस के साथ भी वही रखा जो सोवियत संघ के साथ रखा। 1988 ईस्वी में रूस ने भारत की गुट निरपेक्षता नीति समर्थन और स्वागत किया, और 1988 में जो है रूस ने भारत की गुट निरपेक्षता नीति जो था उसको स्वागत किया। ठीक है, आगे दिया गया, कहता है रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने 1993 ईस्वी में भारत की यात्रा की तथा महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर भी किए। दोनों देशों ने में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने की सहमति भी हुई। 1994 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 11 संधि भी हुए। जब पी.वी. नरसिम्हा राव रूस की यात्रा पे गए तो वहाँ पे 11 चीज़ों के ऊपर संधि बना, और 1998 ईस्वी में भारत द्वारा किए गए भूमिगत परमाणु परीक्षण की जहां विश्व के अन्य देशों ने निंदा की, वहीं रूस ने इसका प्रशंसा की। इस समय भारत और रूस में विभिन्न विषयों पर 7 संधि हुई। अब जब 1998 में भारत द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया तो पूरे वर्ल्ड ने इसके ऊपर इसकी निंदा की, लेकिन एकमात्र रूस ही था जो इनके साथ खड़ा हुआ, भारत के साथ खड़ा था। ठीक है, और 7 विषयों पर संधि भी हुआ। रूस ने भारत के सुरक्षा परिषद की सदस्यता के दावे का समर्थन किया। रूस ने जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता के दावे का भी समर्थन किया, लेकिन 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध के समय रूस ने पुनः भारत का पक्ष लिया। इस समय भारत और रूस में हवाई युद्ध की सामग्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण संधि हुआ। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ कि रूस ने भी भारत का साथ दिया। ठीक है, और बहुत चीज़ों पर संधि भी हुए। 2000 ईस्वी में रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन अभी भी हैं कि भारत यात्रा के दौरान एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रोकना था। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यदल के गठन का निर्णय भी लिया गया। फरवरी 2002 में भारतीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तथा रूसी उप प्रधानमंत्री इलिया क्लेबानोवा के बीच एक व्यापक सैन्य संधि हुआ। इस प्रकार समय के प्रत्येक सोपान पर भारतीय रूसी संबंधी घनिष्ठता की ओर बढ़ता गया। और इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि जब भारत के खिलाफ सब हुए उस समय रूस हुआ, रूस ने सपोर्ट किया, रूस ने साइन किया, रूस ने परमाणु प्रशिक्षण के टाइम में दिया, जब कारगिल युद्ध हुआ उसमें सपोर्ट किया, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ किया था। ठीक है, इसीलिए रूस जो है भारत के बहुत अच्छे मित्र के रूप में जाने जाते हैं। एक और प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया गया है, कहता है कि मूलवासी से क्या अभिप्राय है, इनकी मुख्य मांगें एवं अधिकारों क्या है। तो मूलवासी लोगों और उनके अधिकारों के बारे में लिखें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ये प्रश्न 9, 11, 17, 19 में पूछा गया प्रश्न है। मूलवासी किसी देश में ऐसे लोग को कहा जाता है जो किसी देश में बहुत पहले से ही रहते आए थे, परंतु बाद में दूसरे देशों के लोग ने आकर वहां अपना अधिकार कर लिया और उन्हें जंगलों आदि में शरण लेने तथा वहां बसने पर बाध्य कर दिया। मूलवासी किसको कहते हैं? मूलवासी कह रहा है कि देश में वैसे लोग जो कहा जाता है जो किसी देश में बहुत पहले से रह रहा है, बहुत पहले से, ठीक है, बहुत पहले से रह रहा है, लेकिन जब दूसरे देश से लोग वहां पे पहुंचे तो उनको जंगलों की ओर धकेल दिया, उसको मजबूर कर दिया जंगल में रहने के लिए। जंगलों या पर्वतीय क्षेत्रों में धकेलने गए इन मूलवासियों ने अपना भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को बनाए रखा। जब उसको एक जगह से दूसरे जगह धकेल दिया, फिर भी अपना जो संस्कृति था, रीति रिवाज था, भाषा था, उसको छोड़ा नहीं, उसको बनाए रखा। मुख्य जनसंख्या से अलग रहने के कारण ये लोग आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से अछूते रह गए, अपने तौर तरीके के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते रहे। जब इसको साइड में धकेल दिया गया तो ये क्या हुआ कि मुख्य जो धारा वाले जनसंख्या उसके साथ वो नहीं घुल मिल पाया, तो अपना भाषा, अपना रहन सहन अपने साथ हमेशा लेके चलते रहता है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्यारा झारखंड राज्य में जैसे कि मूलवासी जिसको कहा जाता है, कौन है? आदिवासी।
ये मूल निवासी हैं झारखंड के, ठीक है। तो ये देखिए अपना ये भाषा इनका चलते संथाल जो है संथाली ये अपना बोलते रहते हैं, इसमें बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि ये इनको दूर किया गया लेकिन फिर भी ये देखिए कि अपना रीति रिवाज ये भूले नहीं है, साथ में अभी लेके चल रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखिए दिया गया है कि अब यहाँ पे मूल वासियों की प्रमुख मांग एवं अधिकार निम्नांकित हैं। क्या क्या इसके मांग थे सरकार से? अपनी अपनी सरकारों से इनकी मांगे हैं कि इन्हें राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मूलवासी कौम के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। इनकी मांग है कि सभी सरकारों से जो है उनसे मांग कर रहा है कि मूलवासी कौम के रूप में हमें मान्यता दे दिया जाए, मूलवासी लोगों के रूप में हमको मान्यता प्रदान कर दिया जाए। यह उनकी यह भी मांग है कि उन्हें अन्य जातियों तथा वर्गों के साथ समानता का दर्जा प्रदान किया जाए। और उनका यह भी मांग है कि उनके अन्य जाति जो है उनके साथ समानता का दर्जा प्रदान किया जाए। और भी मांग है उसका क्या है, कहते हैं मूलवासियों का कहना है कि सरकार उन्हें अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले वर्गों के रूप में मान्यता दे और उन्हें अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को बनाए रखने तथा सुरक्षा के अधिकार दे। उनकी मांग है कि जो भी हमारा मूलवासी जो हम लोगों ने हमको वंचित कर दिया, फिर भी हम अपना पूरा टोटल कुछ बना के रखें, रीति रिवाज बनाए, संस्कृति बनाए, भाषा बनाए, इसकी संरक्षण के लिए आप एक कानून बना दिया जाए, या फिर आप कहते हैं कि एक अधिकार दे दिया जाए इसका रीति रिवाज। ये भी मांग समय समय पर उठता रहता है। मूलवासियों का कहना है कि अपने देश में अपने स्थान पर अनंत काल से रहते आए हैं और उन स्थान पर इनका अधिकार माना जाना चाहिए, अर्थात इस स्थान पर स्वामी और उस स्थान के उत्पादक पर उनका अधिकार माना जाए। सरकार उनकी भूमि की अधिग्रहण करने और उन्हें विस्थापित करने के कार्य ना करें, ठीक है। ये है मांग। और भी इसमें मांग आप ऐड कर सकते हैं कि उनकी यह भी मांग है कि विकास और नगरीयकरण के नाम पर उन्हें अपने मूल निवासियों से विस्थापित करने का प्रयास ना किया जाए, ठीक है। ये था इनका मांग। एक और प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी देखते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स वाले प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं ना। वीडियो लंबा बन सकता है, वीडियो लास्ट तक वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उपाय सुझा सकते हैं, या फिर पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उपायों का वर्णन करें, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण को यदि नहीं रोका गया तो मानव समुदाय के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नांकित हैं। कैसे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए? पहला, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, ठीक है। वनों की कटाई नहीं होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों की सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पेड़ों की भूमिका सबसे अधिक मानी जाती है। वनों की सुरक्षा के साथ साथ वृक्षरोपण के कार्यक्रम को भी सफल बनाना चाहिए, और वन को नहीं काटने देने के साथ साथ में वृक्ष को रोपण भी होते रहना चाहिए, ठीक है। तो वृक्षों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण को संरक्षित होगा और देश अधिक खुशहाल हो सकेंगे। वायु प्रदूषण पर रोक, तो वायु प्रदूषण पर भी रोक होना चाहिए। पहले वन की कटाई नहीं होना चाहिए, वायु प्रदूषण, वायु से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कल कारखाने से, चिमनी से, घर से और मोटर वाहन से, ये सबसे धुआं निकलता है, इससे वायु प्रदूषण होता है, इसको रोकना चाहिए, ठीक है। आगे जल प्रदूषण से रोकना, जल प्रदूषण को रोकना है। जल प्रदूषण, जल को जिस तरह से प्रदूषित किया जाता है, जैसे जल में हम लोग कूड़ा करकट डाल देते हैं, गंदे कपड़े, गंदे वस्तु etc इसमें धोते हैं। मृदा प्रदूषण को रोकना चाहिए, मृदा प्रदूषित होता है उसको भी रोकना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, उससे को भी रोकना चाहिए, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर भी रोक बनाए रखना चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय के द्वारा ही पर्यावरण को मानव जीवन के लिए सुरक्षा रखा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागानों मिशन के तहत वृक्षरोपण की सघन योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी MCQ प्रश्न देखे और लॉन्ग प्रश्न देखे, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।